आई टोल्ड यू दैट टीवी के चैनल सेलेक्ट करने के लिए, टीवी की ट्यूनिंग के लिए, या रेडियो के स्टेशन सेलेक्ट करने के लिए, रेडियो ट्यूनिंग के लिए वी यूज द रेजोनेंस यूज होता है उसमें। ये कैसे होता है, देखो इतना डिटेल में तो आपको नहीं जाना है कि ये कैसे होता है, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव लिटिल बिट आइडिया दैट हाउ एग्जैक्टली दिस रेजोनेंस इज यूजफुल। देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो सपोज ये टेलीविजन है, ठीक है, ये टीवी है। आपके टीवी के जो अंदर बहुत सारा सर्किट होता है, टीवी के अंदर ही एक एलसीआर सर्किट भी होता है, मतलब एक रेजिस्टेंस, ऐसे मान लो एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ठीक है, इसमें ये एलसीआर सर्किट होता है। अब इसका जो कैपेसिटर होता है ना, इसमें का कैपेसिटर है, ठीक है, वो कैपेसिटर वेरिएबल होता है। यू कैन चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। मतलब आप अपने तरीके से कैपेसिटर को चेंज कर सकते हो, ये अवेलेबल होता है ऑप्शन कि आप कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम कैसे चेंज करते हैं कैपेसिटेंस? रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के। जब आप रिमोट का बटन दबाते हो ना, तो अंदर कैपेसिटेंस चेंज होता है उसकी वजह से। तो सपोज इसका कैपेसिटर वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला बताई थी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाता है, ऐसा कुछ था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दोस्त रिमेंबर, एफआर लिखते हैं। इट वाज 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी, ऐसा कुछ था। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट टाइम आपने अगर लिखा है अच्छे से तो उसमें रहेगा, ये देख लो पहले तो। यस। हाँ, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं समझा देता हूँ। अभी देखो मैं समझा देता हूँ इसको। देखो, आपका टीवी है, टीवी में एलसीआर सर्किट है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। तो सपोज हमने कैपेसिटर का एक ऐसा वैल्यू चूज किया, सुटेबल वैल्यू सी का चूज किया। तो सी का वैल्यू हमने अगर चूज किया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी हम चूज कर सकते हैं। सपोज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने रखा 1 मेगाहर्ट्ज। ये मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रखा 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो आपका ये जो एलसीआर सर्किट है ना, इस पे अगर आप एसी सोर्स लगाओगे, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाओगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग सोर्स जो लगता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, एसी सोर्स आपने लगाया यहाँ पे, टीवी के ऊपर एसी सोर्स लगा दिया, उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी भी बाय चांस 1 मेगाहर्ट्ज हो गई, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, ठीक है। जो हमने एसी सोर्स लगाया, अल्टरनेटिंग सोर्स, उसका फ्रीक्वेंसी भी सपोज 1 मेगाहर्ट्ज हो गया, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, तब रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा। मतलब तब क्या होगा, सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट में, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। और कब होगा? जब आपका जो एसी सोर्स है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैं आपको अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो समझ में आएगा। देखो अभी, अब एक बात है, आपका जो टीवी रहता है, उसको सब आपने केबल वार कनेक्ट किया है या डिश टीवी के साथ कनेक्ट किया है, सब डिश के साथ कनेक्ट किया है, डिश, ठीक है। और फिर डिश के साथ कनेक्ट करके ऐसे हमने टीवी के साथ जोड़ दिया है, ये डिश है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एयर में से सिग्नल को कैच करता है ना, तो हवा में क्या लगता है, हवा से जो सिग्नल आता होगा, एयर में से सिग्नल आता है, एट ए टाइम सारे चैनल्स आते होंगे ना, ऐसा तो नहीं खाली एक ही चैनल आता होगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज सोनी टीवी आ रहा है, ठीक है, न्यूज चैनल भी आ रहा है, आज तक आ रहा है, ठीक है, जी मराठी आ रहा है, ठीक है, ऐसे सारे चैनल एक साथ आ रहे होंगे ना, ठीक है। ये सब चैनल्स किस किस फॉर्म में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इन सबकी क्या होते हैं? दे कम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सारे ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जब ये एंटीना में गिरते हैं ना, तो एंटीना क्या करता है, एंटीना इनको कन्वर्ट करके, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है, इनको कन्वर्ट करके ऑल्टरनेटिंग करंट बना लेती है। मतलब यहाँ पे ऐसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो एक करंट है ना, वो सोनी टीवी की वजह से जनरेट होगा, सोनी चैनल का करंट जनरेट होगा। एक करंट जनरेट होगा जी मराठी की वजह से, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक करंट जनरेट होगा आज तक की वजह से, ठीक है। ये सारे जो करंट है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सोनी चैनल आ रहा है, सपोज सोनी की फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज, सो 3 मेगाहर्ट्ज का एक अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। सपोज जी मराठी जो है, जी मराठी की फ्रीक्वेंसी है 4 मेगाहर्ट्ज,
तो एक 4 मेगाहर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा, और आज तक है उसका सपोज फ्रीक्वेंसी है 5 मेगाहर्ट्ज, तो 5 मेगाहर्ट्ज का एक सिग्नल जनरेट होगा एसी का। ये सारे चैनल जो है ना एक साथ आपकी टीवी में एंटर करते हैं, ऑल ऑफ देम एंटर इन द टीवी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आपके जो चैनल्स हैं वो ये एलसीआर सर्किट से पास होते हैं, दे पास थ्रू दिस एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब सपोज आपने क्या किया, आपने आपके पास रिमोट कंट्रोल है, उसको आपने प्रेस किया, रिमोट कंट्रोल में बटन प्रेस किया, उससे ये कैपेसिटर चेंज हो जाता है। जैसे ये कैपेसिटर चेंज होगा मतलब सी चेंजेस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई 4 मेगाहर्ट्ज, आपने इसको सेलेक्ट किया 4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो और इसमें तीन करंट जा रहे हैं, एक 4 मेगाहर्ट्ज का करंट जा रहा है, 3 मेगाहर्ट्ज का भी और 5 मेगाहर्ट्ज का भी, तीनों करंट जा रहे हैं। तो ये जो जी मराठी है उसका करंट कितना है, 4 मेगाहर्ट्ज वाला है। तो ये करंट के लिए रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 मेगाहर्ट्ज है, इट इज मैचिंग विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना। तो रेजोनेंस आ जाएगा, रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा। रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा, और उससे क्या होगा आपको पता है क्या होगा, ये तीनों करंट जा रहे हैं लेकिन जो आपका 4 मेगाहर्ट्ज वाला करंट है ना, फॉर दैट पट जो 4 मेगाहर्ट्ज वाला करंट है ना, फॉर दैट करंट अब करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे करंट्स नहीं, सिर्फ 4 मेगाहर्ट्ज वाला जो करंट है ना वही खाली मैक्सिमम हो जाएगा, और उस करंट के लिए ही जो इम्पीडेंस है सर्किट का मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो करंट बढ़ जाएगा सर्किट में, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर वगैरह लगाते हैं और इस करंट को और बढ़ाया जाएगा। तो ये जो 4 मेगाहर्ट्ज वाला करंट है उसको आगे एम्पलीफाई किया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा हो गया ऑलरेडी। तो आपका जी मराठी चैनल मतलब सिलेक्ट हो रहा है, और वो टीवी पे फिर वो चैनल दिखेगा। अल्टीमेटली सारे चैनल आते हैं, बट एक पर्टिकुलर करंट को हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं, जिसके लिए रेजोनेंस ऑकर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये ऐसे सोच लो, आपने ये ग्राफ याद है ना। ठीक है, ये सपोज 4 मेगाहर्ट्ज पे होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो 3 मेगाहर्ट्ज के लिए करंट मैक्सिमम नहीं होगा, और 3 मेगाहर्ट्ज करंट इतना होगा। ठीक है, फॉर 4 मेगाहर्ट्ज करंट बिकम व्हाट, मैक्सिमम। तो वो पर्टिकुलर चैनल सेलेक्ट हो जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज होगी। ठीक है, तो सर थोड़ा आइडिया रखो कि इट इज यूज्ड फॉर टीवी ट्यूनिंग एंड ऑल। ठीक है, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट जस्ट आइडिया यू शुड हैव, दिस रेजोनेंस। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। रेजोनेंस में आगे बढ़ रहा हूं मैं भी। लास्ट टाइम वन ग्राफ विच आई एक्सप्लेन्ड यू, सेम ग्राफ आई एम ड्राइंग अगेन। ये ग्राफ था ना। ठीक है, ठीक है, अब देखो रेजोनेंस में एक चीज याद रखो, ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ये देखो ऐसे, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट बिकम मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, मतलब हम लोग मानते हैं कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सिलेक्ट हो रही है, वो यू कैन से एक्सेप्ट हो रही है, फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट बिकम मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, लेट्स नेम इट एज अ P1 एंड P2। सपोज इन दोनों पॉइंट पे जो करंट है ना, द करंट विच इज एट दिस पॉइंट, इट इज 1 by root 2 times of that current at resonance। रेजोनेंस पे जो करंट है उसका 1 by root 2 times करंट इन दोनों पॉइंट्स पे है। ठीक है, ठीक है, whatever is a current at the resonance, 1 upon root 2 times of that current, it is a current at these 2 points। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है F1 है, और इस पॉइंट पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स
F2 है सपोज, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स देखो, यूजुअली हम लोग ऐसे मानते हैं कि जब टीवी में ये सब यूज होता है ना, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, तो ये जो एफ आर है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होती है, वो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होती है, ठीक है। तो सपोज ये जो एफ आर है वो 4 मेगाहर्ट्ज है, तो हम लोग ऐसे मानेंगे टीवी में 4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होगी, ठीक है, ठीक है। और 4 मेगाहर्ट्ज के आसपास जो दूसरी फ्रीक्वेंसीज हैं विच आर नियर द 4 मेगाहर्ट्ज, वो भी एम्पलीफाई होती है, उनके लिए भी करंट ज्यादा है। हम लोग ये मानते हैं एक्चुअली P1 से लेके P2 तक जो भी फ्रीक्वेंसीज है ना, वट एवर इज द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम P1 टू P2, वो सब सिलेक्ट हो जाती हैं, वो सब एम्पलीफाई होती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मतलब वी बिलीव दैट all the frequencies which are from P1 to P2, they are being selected, उनके लिए करंट हाई हो गया है, okay, और वो सिलेक्ट हो रही है फ्रीक्वेंसीज P1 से लेके P2 तक जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, they all are getting selected। तो इसमें अभी होता क्या है कि P1 से P2 तक जो डिस्टेंस है ना, ये ये डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इट्स सपोज इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा एफ से, डेल्टा एफ, P1 और P2 के बीच में जो डिफरेंस है ना, डेल्टा एफ है, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। अगर मैं डायग्रामेटिकली अब देखो, मैं F2 माइनस F1 दिख रहा है, इसको Yes. बोलते हैं बैंड, हाँ Yes. बैंडविड्थ बोलते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ वर्ड सुना होगा, इंटरनेट में भी वगैरह पे यूज होता है, ठीक है। बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, उतना इंटरनेट के लिए अच्छा होता है, टीवी में तो इतना अच्छा नहीं होगा वो चीज। बट बैंडविड्थ कहीं पे ज्यादा होनी चाहिए, कहीं पे कम होनी चाहिए, ऐसा होता है। बट बैंडविड्थ एक इंपॉर्टेंट टर्म है कम्युनिकेशन में। F2 माइनस F1 डायग्राम में देखो, उसको बैंडविड्थ कहा जाता है, ठीक है। और एकदम करेक्ट है ये, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी बुक्स में क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पर है ना ओमेगा प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, खाली फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है तो आपका ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एक्स एक्सिस पे ओमेगा प्लॉट किया है, ठीक है, इधर ये आएगा ओमेगा 2, ये ओमेगा 1, और ये है ओमेगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा जाता है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा के टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ। इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। दोनों चलता है एक्चुअली, हायर फिजिक्स में जाते हैं दोनों चलता है, F2 माइनस F1 बोलो या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोलो। लेकिन आप अभी क्या करो, फॉर ए 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बैंडविड्थ इसको बोलेंगे, ओमेगा 2 और माइनस ओमेगा 1 को, ठीक है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है देख लो प्लीज। दीज आर आल्सो द फ्रीक्वेंसीज ओनली at which current become not maximum but 1 upon root 2 times of that maximum, ठीक है। तो इन दोनों के गैप को बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। और फिर डायग्रामेटिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को बैंडविड्थ कहते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा ओमेगा से, ठीक है, डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओमेगा, और इसकी फॉर्मूला होती है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। अब देखो एक डेरिवेशन अवेलेबल है विच आई एम अवॉइडिंग, और वो है भी नहीं सिलेबस में, एक लेंथी डेरिवेशन है जो इंजीनियरिंग वगैरह में होती है। यूजिंग दैट डेरिवेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो बैंडविड्थ है ना, डेल्टा ओमेगा जो बैंडविड्थ है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आर अपॉन एल ऑफ द सर्किट। बैंडविड्थ इसके इक्वल आती है आर अपॉन एल के, ठीक है। ये आपका एलसीआर सर्किट है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस अपॉन इंडक्टेंस आर अपॉन एल गिव्स यू द बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ इसकी इक्वल आती है आर बाय एल के, ठीक है, ठीक है, देख लो, ठीक है, देखिए। अब बैंडविड्थ का इंपॉर्टेंस ये होता है कि टीवी वगैरह होती है ना, अगर टीवी ट्यूनिंग वगैरह की बात कर रहे हो, तो टीवी वगैरह के लिए, टीवी ट्यूनिंग के लिए बैंडविड्थ कम होना चाहिए, वो अच्छा होता है फॉर टीवी ट्यूनिंग, ओके। बैंडविड्थ शुड बी स्मॉलर। अब मैं बताता हूँ क्यों स्मॉल होना चाहिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। बट बैंडविड्थ जितना हो सके स्मॉल होना चाहिए, उतना अच्छी बात होती है एक्चुअली, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब जिनको थोड़ा समझ है सर बैंडविड्थ क्यों स्मॉल होना चाहिए, इसका क्या रीजन है कि, ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, लुक एट द ग्राफ, सपोज ये 4 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, ठीक। ये F2 और F1 दिख रहा है, वो भी 4 मेगाहर्ट्ज के आसपास ही होती है, ठीक है, दे आर आल्सो नियर 4 मेगाहर्ट्ज ओनली, ठीक है। अगर बताओ अगर आपका ग्राफ ऐसा रहेगा, ऐसा रेजोनेंस का ग्राफ है, ये P1 P2 है, ठीक है, सपोज ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो और ये एक काम करो, मैं अलग से बना लेता हूँ। सी बैंडविड्थ जिनको देखना है कि क्यों छोटा होना चाहिए, वो मैं एक बार समझा देता हूँ, छोड़ो इधर देखो, सी, ठीक है, सब आपका जो रेजोनेंस का ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बना, 1 मिनट, एक सेकेंड, ऐसा रेजोनेंस का ग्राफ बना, ये P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये 4 मेगाहर्ट्ज, और इधर आएगा 4 मेगाहर्ट्ज प्लस सपोज 1 मेगाहर्ट, और ये है 4 मेगाहर्ट्ज माइनस 1 मेगाहर्ट्ज, ऐसा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, देखो पहले आप ध्यान से देखो, इसकी बैंडविड्थ दिख रही है, बैंडविड्थ इसको बोलते हैं, देखो ये बैंडविड्थ काफी ज्यादा है इसकी, लंबी दिख रही है बैंडविड्थ, देख के बता सकते हैं बैंडविड्थ कितनी है इसकी, हाउ मच इज बैंडविड्थ, 2 2 2 2 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यस बराबर है, सर। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसकी बैंडविड्थ 2 मेगाहर्ट्ज है। अब देखो ये ज्यादा बैंडविड्थ है, सपोज इट लुक्स बिगर, इससे होगा क्या, आपका टीवी में सपोज आपने ना अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी में एक चैनल सेलेक्ट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, तो वो 4 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके आसपास जो दूसरे सिग्नल्स है विच आर 4+1 मेगाहर्ट्ज से लेके 4-1 मेगाहर्ट्ज तक, जो भी चैनल्स है ना वो भी काफी ज्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे, देखो 4-1 मेगाहर्ट्ज से लेके 4+1 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब अगर मैं बोलूं मतलब 3 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज तक हुआ ना, 3 से 5 तक की जो सारे चैनल्स है ना जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 से 5 के बीच में होती है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। टीवी थोड़ा कंफ्यूजन होगा टीवी को कि मैं 4 मेगाहर्ट्ज को सिलेक्ट करूं कि 3 से 5 तक के सारे मैं शो करूं टीवी पे, कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी चैनल पे, ठीक है। लेकिन अब एक सोचो इसकी जगह पे अगर मैं एक रेजोनेंस को ऐसे बनाऊं, सपोज हमारा रेजोनेंस ग्राफ ऐसा है, देखो ये आया रेजोनेंस ग्राफ, ठीक, ये आया, देखो इसमें भी देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगेन 4 मेगाहर्ट्ज ही है, लेकिन P1 P2 यहाँ पर है अभी, ठीक है, ऐसा है, दिख रहा है, देखो अभी ये जो नया है इसका बैंडविड्थ कम है, देखो इसका बैंडविड्थ कम है, देखो अभी, अब यस। हाँ सपोज इसका बैंडविड्थ है 4 मेगाहर्ट्ज प्लस 0.1 से लेकर 4 मेगाहर्ट्ज माइनस 0.1 तक, मतलब 0.1 उस तरफ 0.1 उस तरफ, तो इसका बैंडविड्थ हो गया 0.2 मेगाहर्ट्ज, 0.2। कम है बैंडविड्थ, लेकिन ये अच्छी बात है, इसका मतलब है 4-0.1 क्या होता है, 3.9 होता है, और 4+0.1 मतलब 4.1, खाली जो चैनल्स 3.9 से 4.1 के बीच में होंगे ना वही खाली सिलेक्ट होंगे, मतलब वो टीवी पे आएंगे, उनके लिए करंट मैग्नीफाई हो जाएगा 3.9 से 4.1 तक, और पहले क्या था, पहले 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक जो भी चैनल थे वो सब सिलेक्ट हो रहे थे, तो आपको टीवी पे एट टाइम एक ही चैनल देखना है कि 4-5 चैनल साथ में देखने हैं, एक ही देखना है, वो जो चैनल मेरे को देखना है वो 4 मेगाहर्ट्ज वाला है, तो तुमको सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए, 4 को सिलेक्ट करना चाहिए, अब एग्जैक्ट 4 सिलेक्ट नहीं हो रहा है सपोज, तो ये अच्छी बात है क्या कि 3 से लेके 5 तक सब सिलेक्ट करोगे, या 3.9 से 4.1 तक सिलेक्ट करो, वो अच्छा है, 3.9 से 4.1 तक है, सिलेक्शन छोटा होना चाहिए ना थोड़ा, तो देखो इसमें ऐसा होता है बैंडविड्थ जितना कम होता है ना उतना अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटरनेट के जो सिग्नल होते हैं ना, जब इंटरनेट लेते हो कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, उसमें फिर बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, उसमें क्योंकि हम लोग टीवी ट्यूनिंग थोड़ी करते हैं उसमें, वहां पे बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, उतना अच्छा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट हो इन सब चीजों में तो इसको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, इसमें आगे थोड़ा सोचने का करियर के बारे में, ठीक है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले में आता है ये सब, ठीक है, तो
बैंडविड्थ कहीं ज्यादा लगता है, कहीं कम भी लगना चाहिए। यहाँ पर टीवी के लिए बैंडविड्थ कम लगता है यूजुअली। ठीक है, सो दिस वन इज देयर। ठीक है, क्लियर। काम के भी देख लो, जो भी है स्क्रीन पे पूरा बना लो ये। वट एवर इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, नोट इट डाउन है प्रॉपरली, ये सब काम का है। ठीक ठीक है, अब इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई, अभी मैं बता रहा हूँ। P1 P2 पॉइंट्स देखो, मैंने कहा था वहां पे जो करंट है ना वो 1/√2 टाइम मैक्सिमम करंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सर वो RMS इक्वल हो जाता है ना? प्लीज रिपीट, क्या बोला? सर वो RMS के इक्वल हो जाता है ना वो? नहीं नहीं नहीं, IMAX। वही नहीं नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम है ना। देखो, 1/√2 टाइम वो मैक्स, मतलब वो पीक करंट नहीं है। क्या होता है, वाई एक्सिस पे मैंने जो भी करंट प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे वो आरएमएस ही है, सारे के सारे आरएमएस है। जिसको आई मैक्स लिखा है वो भी आरएमएस ही है। आई मैक्स पता है क्या, आई मैक्स मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं है। आई मैक्स इज अ करंट आरएमएस ओनली। आई मैक्स भी आरएमएस ही है, बट इट इज अ करंट विच यू आर ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पे आपको याद है ना, करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो ये उसकी आरएमएस वैल्यू ही है। पीक कहीं पे भी प्लॉटेड नहीं है यहाँ पे, आरएमएस ही है सारे। यस सर, लेकिन समझा। लेकिन हाँ, लेकिन ड्यूरिंग रेजोनेंस जो आपको आरएमएस करंट मिलता है, ड्यूरिंग रेजोनेंस जो आरएमएस करंट मिलता है वो मैक्स बहुत ज्यादा होता है, उसका 1/√2 है एट P1 एंड P2 पॉइंट। यस सर, समझा। अब P1 P2 जो है ना पॉइंट्स, P1 P2 पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट्स। ऐसा क्यों बोलते हैं इनको? देखो, जो पावर कंज्यूम्ड होता है ना सर्किट में, पावर कंज्यूम्ड इज ऑलवेज गिवन बाय आई स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करती है अल्टीमेटली। तो पावर कंज्यूम इज गिवन बाय, इन अ सर्किट इट इज गिवन बाय आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो इसमें एक बात है, जब आई मैक्स डालोगे इधर, ठीक है, ठीक, तो आपको पावर मैक्स वाला मिलेगा, मतलब मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, अब अगर मैं आई मैक्स की जगह ये पुट करूं, आई मैक्स बाय √2 पुट करूं, आई मैक्स बाय √2, तो आई मैक्स बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर भी हाफ हो जाएगा ना। ऐसा हो जाएगा ना। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो पावर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है रेजोनेंस के टाइम पे पी मैक्स, P1 P2 पे उसका आधा पावर कंज्यूम होता है, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है हाफ पावर पॉइंट्स। वट एवर इज अ पावर कंज्यूम बाय LCR सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस, उसका आधा पावर जो है ना वो P1 P2 पे कंज्यूम होता है, इसलिए इन पॉइंट्स को नाम दिया गया है हाफ पावर पॉइंट्स। ठीक है, करंट 1/√2 हो गया ना, करंट 1/√2 हो गया, तो पावर 1/2 हो जाता है, हाफ। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, तो P1 P2 का नेम लिख के लो, दे आर कॉल्ड एज हाफ पावर पॉइंट्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यस सर। तो बैंडविड्थ में ये चीजें याद रखो। बस एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद रेजोनेंस फिनिश हो रहा है अभी, लास्ट पॉइंट इन द रेजोनेंस। ठीक है, देखो, रेजोनेंस अगर ऐसा आ रहा है ये भी रेजोनेंस है, और अगर ऐसा आ रहा है ये भी रेजोनेंस है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये रेजोनेंस को देखोगे, ये वाला, इसकी शार्पनेस ज्यादा है, इट इज मोर शार्पर। ओके, और ये उतना शार्प नहीं है, ये डल है। ठीक है, ठीक है, तो रेजोनेंस शार्प भी होता है और रेजोनेंस कम शार्प भी होता है। जैसे मैंने आपको बोला टीवी ट्यूनिंग के लिए शार्प होना चाहिए रेजोनेंस, उतना अच्छा होगा। ठीक है, जितना शार्प होगा देखो उतना उसकी बैंडविड्थ कम रहेगी ना। देखो, और जितना डल होगा उतनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जो ये शार्पनेस है ना रेजोनेंस की, रेजोनेंस का जो कर्व है वो शार्प है कि नहीं है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, इट इज मेजर्ड बाय वन क्वांटिटी। शार्पनेस को हम लोग एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं।
It's measured by one quantity which is called as a Q factor. कर्व कितना शार्प है, कितना अच्छा है, कितना उसकी क्वालिटी अच्छी है कर्व की, वो क्यू फैक्टर से पता चलता है. क्यू फैक्टर का फुल फॉर्म एक्चुअली में क्वालिटी फैक्टर ही है. इट्स एक्चुअली नेम इज क्वालिटी फैक्टर. इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस. ठीक है, ठीक है. तो क्यू फैक्टर बोलो या क्वालिटी फैक्टर बोलो, एक ही होता है. अब इसमें करना क्या है, खाली इसकी एक फॉर्मूला है, वो आपको थोड़ी याद रखनी है. ठीक ठीक है. एक बात बताओ, आप डायग्राम देख के बताओ, बैंडविड्थ कम रहेगा तो आप ज्यादा क्वालिटी बोलेंगे कि बैंडविड्थ ज्यादा रहेगा तो ज्यादा क्वालिटी बोलेंगे, पर्टिकुलर टीवी ट्यूनिंग के लिए. बैंड कम रहेगी तो कम रहेगा तो ज्यादा बोलेंगे। बैंडविड्थ कम होना चाहिए तो हम बोलेंगे शार्प कर्व है. जितना शार्प होता है वो उतना अच्छा होता है कर्व. तो बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर आर इनवर्स प्रोपोर्शन. इधर मैं नीचे बैंडविड्थ लिखूंगा, BW. बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू फैक्टर. ठीक है. और न्यूमरेटर में आपका ये आएगा ओमेगा आर, मतलब ओमेगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, ये वाला सी. ये देखो, ये ओमेगा आर है, देखो. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, इसे क्यू फैक्टर कहते हैं. Q factor is defined as omega r divided by bandwidth. ठीक है. अब ओमेगा आर जो है, इसकी लास्ट टाइम फॉर्मूला बनाई थी. ओमेगा आर जो है, मतलब ओमेगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, इसकी वैल्यू होती है 1/√LC. है आपके पास, देख सकते हो ना. यस. ठीक है. इसी को आप ओमेगा आर को आप 2πf लिखो तो f आ जाएगा 1/2π√LC. ठीक है. तो ओमेगा रेजोनेंस ये होता है. और बैंडविड्थ मैंने आज बताया था R/L होता है, याद है बैंडविड्थ. ठीक है. तो इसको बैंडविड्थ हम लोग R/L लिख सकते हैं. इसको इफ सॉल्व करेंगे, L ऊपर आ जाएगा, L/R 1/√LC. ठीक है. तो डिनोमिनेटर में √L है और न्यूमरेटर में भी L है. ऑन सॉल्विंग इट अल्टीमेटली यू विल गेट √L/C 1/R. इट्स अ फॉर्मूला फॉर Q फैक्टर. Q फैक्टर हमको ये बताता है कि कर्व कितना शार्प है, कितना शार्प नहीं है. जितना ज्यादा Q फैक्टर होगा, मतलब उतना वो शार्पर कर्व है, उतना वो अच्छा है कर्व, उतना उसकी क्वालिटी ज्यादा है. ठीक है. तो इसमें देखो, ये Q फैक्टर तीनों पे डिपेंड करता है, L, C, R तीनों की वैल्यूज पे. ठीक है. इंजीनियरिंग वगैरह में जो जाते हैं बच्चे, उनको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है. दे नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. लेकिन क्लास 12th में ये सब इंट्रोडक्शन लेवल पे है, मतलब जस्ट एक बच्चे को आइडिया होना चाहिए क्या है. In detail, we don't have that. Why we are discussing Q factor, why resonance we are discussing. ये सब की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में आती है यूजुअली. ठीक है. इन द स्टैंडर्ड 12th में आपका खाली इंट्रोडक्शन है इन सब चीजों का. ठीक है. या ओके, रिटर्न देख लो पूरा. क्लियर. यस. दिस कंप्लीट्स योर रेजोनेंस टॉपिक. पूरा खत्म हुआ है इसमें. और इसके साथ साथ आपका ना पूरा चैप्टर भी फिनिश हुआ है, एसी सर्किट. काफी टाइम से चल रहा है. ठीक है. वीकली वी आर गेटिंग वन लेक्चर ओनली एंड सम टाइम वो भी नहीं मिल रहा बीच में, तो एक दो दिन, एक दो हफ्ते के लिए. तो काफी टाइम से चल रहा है, बट आई होप इट्स कंप्लीटेड. खाली मैं देखो, एक बार समरी में मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था, मतलब व्हाट वी हैव डन इट इन दिस चैप्टर. उससे एक आइडिया आ जाएगा कि ओवरऑल चैप्टर में क्या क्या था. ठीक है. सी, इफ आई टेल यू दिस चैप्टर इन समरी. ठीक है. ठीक है. इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक था ना, ठीक है, सबसे पहला एक टॉपिक था एसी जनरेटर. मतलब हाउ टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट. एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले अल्टरनेटिंग ईएमएफ होनी चाहिए. यू शुड हैव अल्टरनेटिंग ईएमएफ. तो एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर इज दैट मशीन, दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच जनरेट्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को जनरेट करता है.
और फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बाद उसमें से अल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो पहले पहले एसी जनरेटर था, तो यही मेन है, वो मशीन जो जनरेट करती है अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने कहा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी एक आरएमएस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना, वो सब। ठीक है, आरएमएस और एवरेज। उसके बाद इस चैप्टर में टॉपिक था सर्किट विच कंटेन ओनली रेजिस्टर, और सर्किट विच कंटेन ओनली कैपेसिटर, और सर्किट विच कंटेन ओनली इंडक्टर। याद है? ये तीन थे। उसके बाद सर्किट में हमने तीनों को साथ में कनेक्ट कर दिया, एल सी आर इन ऑल सीरीज, सी एल आर और एल सी आर इन ऑल ऑफ देम इन सीरीज टुगेदर। ठीक है। ओके। उसके बाद रेजोनेंस कर्व। ठीक है। ये अल्टीमेटली टॉपिक यही पांच ही है लेकिन हाँ, काफी। स्टूडेंट 1 सेकेंड, आई एम कमिंग, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो पांचों टॉपिक्स जो है ना, वन बाय वन वी हैव डन इट। ठीक है। फेजर डायग्राम है ना? प्लीज रिपीट। फेजर डायग्राम। हाँ, फेजर डायग्राम तो हमने, मतलब वो अलग से कोई टॉपिक नहीं था, इट वाज यू कैन से पार्ट ऑफ एलसीआर सर्किट ओनली। एलसीआर सर्किट को अंडरस्टैंड करने के टाइम पे वी ड्रॉन फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दैट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस एंड ऑल। सर बोलो। सर पैरेलल रेजोनेंस भी है ना? पैरेलल रेजोनेंस आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है क्या टॉपिक ये? यस सर है। एक मिनट। हाँ, एक मिनट रुको। रेजोनेंस जो हमने अभी किया वो सीरीज रेजोनेंस था, और हमने एक टॉपिक और किया था, अगर आपको याद है, पावर, पावर कंज्यूम्ड। यस यस ठीक है। हाँ, और एक टॉपिक है देखो, जो अभी आप जैसा बोल रहे पैरेलल रेजोनेंस, यूजुअली एनसीईआरटी वगैरह में पैरेलल रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होता है, नीट वगैरह में बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है? हाँ, लेकिन स्टेट बोर्ड का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि एक टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट आप होल्ड करो। ठीक है, आई जस्ट शो इट टू यू। सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या? यस एक मिनट ओपन करके देखो ये चैप्टर, आपको इसमें एक पैरेलल रेजोनेंस करके टॉपिक भी है शायद, देखो। हम्म, मैं भी एक मिनट देख लेता हूँ, अगर वो है तो वी हैव टू डू इट। मैं भी वो ओपन कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक, आप लोग भी ओपन करो। अगर पैरेलल रेजोनेंस है तो डोंट वरी, छोटा ही टॉपिक है, करा देता हूँ मैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से पेज नंबर पे बता सकते हो क्या? 302 302। 301 302। हाँ ठीक है, 301 302 ना। जस्ट अ सेकेंड। देखो स्क्रीन पे आपको वो क्यू फैक्टर दिख रहा है, 302 पैरेलल रेजोनेंस का। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, करा देता हूँ मैं। स्टूडेंट एक छोटा टॉपिक बाकी है, पैरेलल रेजोनेंस। इतना वो भी नहीं है, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है उतना, बट या बट इट इज देयर इन द स्टेट बुक, सो वी विल फिनिश इट। एक छोटा टॉपिक लास्ट करा देता हूँ, पैरेलल रेजोनेंस। सी, पैरेलल रेजोनेंस क्या रहता है, देखो।
अगर हम लोग एक ये ले लें, इंडक्टर ले लें, सी 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 एल, और एक कैपेसिटर ले लें सी, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। अभी तक हम लोग ने क्या किया, आप ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग ने सीरीज में लिए हैं, अभी तक एल और सी को सीरीज में लिया है, बट फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग देम इन पैरेलल, एल एंड सी इन पैरेलल, सी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें रेजिस्टेंस बाकी नहीं लिया हुआ है, रेजिस्टेंस हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0 एज ऑफ नाउ, सिंपलिसिटी के लिए जस्ट एल और सी ले रहे हैं एंड दे आर इन पैरेलल। तो फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग पैरेलल सर्किट है, अभी तक हमने सब सीरीज में ही लिया था ना, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कनेक्ट किया, लाइक दिस। तो होगा क्या, देखो अगर ये एक सर्किट है, एक सिंपल टाइप का पैरेलल सर्किट है, ये जस्ट पैरेलल एसी सर्किट ना, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो करंट आएगा, आए, फिर वो करंट दो पार्ट में स्प्लिट होगा, लाइक दिस। जो करंट इंडक्टर से पास हो रहा है वो आईएल है, और जो करंट कैपेसिटर से पास हो रहा है वो आईसी है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने करंट का कुछ डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है। हमेशा ये डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि जो ये डायरेक्शंस है, कैपेसिटर्स में से करंट आएगा और वो करंट इंडक्टर में जाएगा, कभी इंडक्टर में से आएगा करंट वो कैपेसिटर में जाएगा, कभी दोनों में से करंट आएगा और वो सोर्स में जाएगा। जो जो करंट मैंने डायग्राम शो किया ना, डोंट थिंक कि करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, करंट में कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, मतलब क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है बेसिकली, ठीक है। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होता है ना, उसको लिखेंगे वीएल, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को आप वीसी लिखते हो, ठीक है। लेकिन बात बताओ, ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम, सेम। और दोनों के अक्रॉस पर वोल्टेज सेम रहेगा, और वो वोल्टेज रहेगा इक्वल टू ई के, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज कितना है, ई है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस देम वीसी और वीएल नहीं रहेगा, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज यही रहेगा, ई के इक्वल ही रहेगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, ठीक है। जो भी ई का वैल्यू है ना, वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी इक्वल टू ई ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा ना, तो देखो मैं सबसे पहले वोल्टेज ही ड्रॉ करूंगी, देखो ई, इट्स अ वोल्टेज अक्रॉस देम, ठीक है। ओके, अब एक बात, कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, कुछ याद है? इन केस ऑफ करंट लीड करता है। करंट लीड करता है। आई थिंक बाय 90 डिग्री लीड करता है। यस। यस। तो ये देखो, दोज आर गुड एट फेजर्स, आप समझ आएंगे, ये होगा करंट थ्रू कैपेसिटर। देखो करंट थ्रू कैपेसिटर इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, ये देखो, कंपेयर टू द वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। अच्छा, इंडक्टर में फिर उल्टा होता है, इंडक्टर में करंट लैग ईएमएफ। करता है, हाँ ईएमएफ लीड करता है, करंट लैग करता है, ये देखो, थिंक इट्स अ करंट इन इंडक्टर आईएल, देखो 90 लैग कर रहा है। ठीक है, सुन एक सेकंड, आप ये नोट करो, एक सेकंड में जस्ट आ रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड ना। ठीक है, ओके, डायग्राम क्लियर। हाँ, तो इसमें देखो आपको लग रहा होगा कि आईसी और आईएल जो है, दे आर इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन ना, आईसी और आईएल। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा, आईसी और आईएल का नेट करंट आएगा, वो इतना आएगा, आईसी माइनस आईएल ना। आई एम अज्यूमिंग दैट आईसी इज बिगर देन आईएल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट आईसी बड़ा है कंपेयर टू आईएल, तो दोनों का रिजल्टेंट करंट कितना आएगा, आईसी माइनस आईएल, ठीक है। तो दैट इज अ टोटल करंट, यही टोटल करंट है, दैट इज आई। आईसी और आईएल का टोटल निकालोगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा ना, टोटल करंट। सो ये टोटल करंट है, सी टू इट। सबसे पहले आप फेजर डायग्राम को समझो, ठीक है। आईसी एंड आईएल बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वेक्टर्स देखो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वेक्टर कितना आएगा, नेट आएगा आईसी माइनस आईएल, ओके। और वो जो नेट आएगा आईसी माइनस आईएल, उसको मैंने आई करके लिखा है टोटल को।
तो इसमें आप देखोगे, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये करंट आपको फाइंड आउट कैसे होगा? देखो, नेट करंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय IC माइनस IL, ठीक है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का रीजन यही है कि दोनों का फेज ऑपोजिट है, तो नेट करंट इज गिवन बाय IC माइनस IL, ये नेट करंट है, ठीक है। देखो, आपको लग रहा होगा कि टोटल करंट आपको निकालना है तो IC प्लस IL करना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। मैंने IC प्लस IL किया है, बट IC एंड IL आर हियर लाइक अ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स हैं IC और IL। तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट करके उनका नेट मिलेगा, ठीक है। नेट करंट विल बी IC माइनस IL। अब देखो, IC को हम लोग लिख सकते हैं E अपॉन XC, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिखा है मैंने, और IL को लिख सकते हैं E अपॉन XL। ये क्या है? ओम्स लॉ लगाया मैंने, और कुछ नहीं। करंट को मैंने लिखा है वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिखा है मैंने। तो करंट को मैंने लिखा है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा किया है। अब देखो, इसमें से E कॉमन आ जाएगा, यू कैन टेक E कॉमन, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL ना, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, एक काम करो, अभी तक जो है पहले लिख लो अच्छे से, और थोड़ा समझो कैसे ये एक्सप्रेशन मिला मेरे को। This I got purely from the phasor diagram. Okay. Noted? Yes. Yes. अब देखो, इसमें अगर मैं ऐसे करूं, अगर आप इसको E अपॉन I को फाइंड आउट करोगे, E अपॉन I कर सकते हो, E अपॉन I विल बी 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL, ऐसा कुछ आएगा। या पहले आप क्या करो, I अपॉन E निकाल लो, I अपॉन E को फिर उल्टा कर दो, E अपॉन I, तो वहां दूसरे साइड भी उल्टा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब E अपॉन I क्या होता है? सर्किट का E, EMF अप्लाइड अपॉन सर्किट का करंट टोटल, इससे सर्किट की इंपीडेंस Z मिलती है, टोटल रेजिस्टेंस मिलती है ना। Yes. टोटल EMF by total current will give you the total resistance of the circuit, which is denoted by Z symbol। तो E by I को आपको Z लिखना चाहिए, ठीक है। तो Z की फॉर्मूला कुछ अलग ही है, 1 अपॉन XC, ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों को याद ही नहीं रहती सर, ये एक अजीब फॉर्मूला है ये, ठीक है, याद करनी नहीं है, बट अगर इनकेस आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL ना, ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको, सी। हाँ, तो पैरेलल में आपको कैसा होता है? आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होती है? पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वैसे देखो ये भी वैसे ही हो रही है, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL इक्वल टू 1 अपॉन Z, ठीक है, 1 अपॉन में ऐड हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये सब तो पैरेलल सर्किट हो गया ना, रेजोनेंस कहाँ है इसमें? रेजोनेंस का तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक, अभी रेजोनेंस आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, रेजोनेंस पता है कब होता है? जब XL एंड XC बिकम इक्वल। सपोज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL और XC इक्वल हो गए, सपोज ये XL और XC इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज पुट करो, इफ XL एंड XC आर इक्वल, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा क्या? Yes. Yes. हाँ, तो मतलब 1 अपॉन Z की वैल्यू जीरो आएगी ना, 1 अपॉन Z जीरो आया ना, ठीक है। आपको तो मालूम है 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो होता है, मतलब Z कितना होगा फिर? Infinity. आप हाँ, आप किसी भी तरीके से करो, मैथमेटिकली अच्छे से करो, Z इन्फिनिटी आएगा अल्टीमेटली। इसका मतलब है जब पैरेलल सर्किट होता है, इन द पैरेलल सर्किट अगर वापस वो हो गया XL बिकम इक्वल टू XC, XL और XC इक्वल हो गए, उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो उस टाइम पे इंपेडेंस ऑफ द सर्किट डू नॉट बिकम मिनिमम, इंपेडेंस इन्फिनिटी हो गया ना, तो इंपेडेंस बिकम व्हाट? मिनिमम, मैक्सिमम? मैक्सिमम। Ma'am. मैक्सिमम हो गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाली, अगर इंपेडेंस मिक्स मैक्सिमम हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है, तो करंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी की Zero. जीरो,
जीरो हो जाएगा अगर सर्किट की इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट जीरो हो जाता है सर्किट, मतलब करंट बिकम मिनिमम। ये पैरेलल रेजोनेंस है, इट इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस। सो इन द पैरेलल रेजोनेंस XL become equal to XC. At that time, impedance become maximum and current in fact become minimum in the circuit. Ideally current zero हो गया है, ideally, ठीक है, जीरो ही हो जाएगा ना। तो अगर मैं वापस वो ग्राफ प्लॉट करूं, अगर आपको याद है ऐसा, okay, here if I plot the frequency, इधर प्लॉट किया मैंने करंट, सो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR, ये फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट मिनिमम हो गया ना, ये देखो ऐसा होगा ना। ये कब होगा? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे XL विल बिकम इक्वल टू XC ना। तो मतलब ये पूरा जो पहला वाला रेजोनेंस का था उसका उल्टा ग्राफ आएगा, ठीक है। देख लो आपको ये, इफ यू लुक एट द स्क्रीन, आपका टेक्स्ट बुक ही है ना, ठीक है। तो इसमें देखो ये गिवन है ग्राफ, ये देखो, सी द पैरेलल रेजोनेंस कर्व, दिख रहा है ग्राफ? Yes, Yes. sir. इसमें दिख रहा है कि करंट हैज बिकम मिनिमम एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो, ये वाली। Yes. और yes ठीक है, बाप रे, ठीक है। तो बस ये जो मैंने बताया ना, उतना भी करोगे ना उतना भी ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही सब लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में लिखा होता है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट सिंपल वर्ड्स में यही सब है अल्टीमेटली। आएगा समझ में कैसे हुआ? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से नोट कर लो अच्छे से, अगर नहीं किया तो, मतलब नोट डाउन द सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, एंड देन वो मैथमेटिकल स्टेप्स लिख लो जो है। सर यहाँ पर भी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर LC होगा ना? सेम सेम आती है, सेम आती है 1/2 पाई रूट LC, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम हो जाता है सर्किट का, मैक्सिमम नहीं। पैरेलल में उल्टा रूल फॉलो होता है कंपेयर टू सीरीज ना, ऐसे ही होता है। Clear? ग्राफ आप यहां से बना लो, ठीक है। ये सीरीज रेजोनेंस है, ये पैरेलल रेजोनेंस। क्लियर? yes sir ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल खाली टेक्स्ट बुक से कर लेते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन दिस रेजोनेंस टॉपिक पर्टिकुलरली। रेजोनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज ओपन करो, दोज हु आर हैविंग बुक, दे कैन ओपन एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज में एक काम करो, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 18th एक बार देखो, आपके स्क्रीन पे भी है अभी सामने। लुक एट द क्वेश्चन 18, लिखना है तो लिख लो क्वेश्चन को। एक 18 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। कॉइल दिख रहा है यहाँ पे? कॉइल मतलब आप ऐसे सोलोनॉइड मान सकते हो, सोलोनॉइड की जैसी कॉइल है। तो कॉइल मींस आप इंडक्टर या सोलोनॉइड ले सकते हैं उसको, कॉइल मतलब। सो कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, कॉइल ऑफ 50 ओम, इंडक्टर 0.5 हेनरी दिया हुआ है, एल गिवन है, एल। 110 volt is the AC source. Calculate the RMS value of the current. एक नॉर्मल क्वेश्चन है एसी सर्किट पे। एक काम करो स्टूडेंट, आप सबने 18 क्वेश्चन देखा ना, ठीक है। एनी आइडिया कैसे आरएमएस निकालेंगे करंट? कुछ आइडिया है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बता सकते हो? सर एक्सेल निकाल लेने का, फिर XC और एक्सेल का एक्सी फॉर्मूला निकालेगा। रेजिस्टेंस, हाँ एक्सेल एक्सी रेजिस्टेंस सब निकालेंगे ना। इंपेडेंस निकालने का। एक्सेल देखो, एक्सेल होगा ओमेगा इंटू एल, ठीक है। ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज गिवन है ना, तो ठीक है। तो एक याद रखो, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 इंटू 2 करेंगे। देखो एफ इंटू 2 है ना यहाँ पे, एफ इंटू 2, 50 इंटू 2 100 हो जाता है। पाई की वैल्यू 3.14 और एल की वैल्यू गिवन है आपको, एल की वैल्यू है 0.5 हेनरी, ठीक है। कर लो आप, टोटल सब मल्टीप्लाई करो, 157 ओम्स आएगा, यस एक्सेल आएगा देखो। उसके बाद एक्सी आता है 1 अपॉन ओमेगा सी, डोंट फॉरगेट, एक्सी में 1 अपॉन होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो वापस ओमेगा को 2.2 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से, वो पुट करने के बाद आपका ओमेगा इतना हो जाएगा 3.14 इंटू 100। सी आपका कितना है? 100 माइक्रोफैराड गिवन है। 100 माइक्रो मीन्स 100 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 पावर 4 इंटू 314, ऐसा है कुछ। देखते हैं इसको कैसे डील करना है बाद में, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है सीधा सीधा, ठीक है, कितना? 50 ओम, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप पहले ही एक्सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्सी जो भी बड़ा है पहले वो फाइंड कर लेने का। तो एक्सी माइनस एक्सएल जब आप करोगे 10⁴/314 माइनस 157, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, काफी हॉरिबल कैलकुलेशन है इसका। अभी 10 पावर 4 डिवाइड बाय 314, अगर ये सच में आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको भी पता है कितना लेंदी होगा। तो 10 पावर 4 मतलब ऐसे ये हो गया। 314 को आप अप्रोक्सीमेटली, 314 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 330 ले लो। फिर एक्सेल माइनस एक्सी आएगा ना? ऐसा नहीं होता है, जो भी बड़ा है तो उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। कभी कभी एक्सी बड़ा होता है, क्या करोगे अगर एक्सी बड़ा है तो? मैंने आपको एक सर्किट आपको एक बार बताया था, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल भी हो सकता है, इसको सर्किट को कैपेसिटिव कहते हैं। कभी कभी ये भी होता है, और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। कोई भी बड़ा हो सकता है, इट डजंट मैटर, एक ही हमेशा बड़ा नहीं होता है, हमेशा एक्सएल नहीं होता है। हाँ, हमने जो फॉर्मूलास डिराइव किए हैं उस टाइम पे हमने एक्सएल को बड़ा लिया था, ऐसे एनीबॉडी कैन बी बिगर, ठीक है। इधर आपको जो मैंने एक्सेल एक्सी फाइंड किया है इस क्वेश्चन में, इसमें एक्सी बड़ा है, क्या कर सकते हैं फिर? वी नीड टू, नहीं एक मिनट, एक्सी नहीं बड़ा है शायद, एक्सेल ही बड़ा है। एक्सेल ही बड़ा है सर। सॉरी मैंने ये किया, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखो, हमेशा एक्सेल बड़ा होगा ऐसा रियली में नहीं होता है, समटाइम एक्सी भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेल माइनस एक्सी करो फिर, ठीक है। 157 माइनस 10⁴/314 ना, ठीक है, ठीक है।
तो एक काम करो, एग्जैक्ट सॉल्व करना तो आपको भी मालूम है बहुत लेंदी हो जाएगा। 314 को आप नियरली 330 के आसपास ले लो। सर 300 भी ले सकते हैं ना? हाँ ठीक है ठीक है, क्या करें फिर अभी देखो 2 0 कैंसिल, 100/3 होगा। लेकिन फिर देखो 100/3 विल बी 33.33, लेकिन आपको भी सोचना होगा 314 को तुमने 300 करके लिखा ना, मतलब तुमने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, तो आंसर उससे बड़ा हो जाता है। मतलब आपका आंसर जो 33.33 आया ना, डिवीजन का आंसर क्या है 33.33, वो एक्चुअली में थोड़ा बड़ा हो गया है आंसर। इसको भी आपको फिर थोड़ा छोटा करना चाहिए, 27 या 28 कर लो इसको। देखो आपने डिनोमिनेटर 314 था, उसको 300 कर दिया, मतलब आपने डिनोमिनेटर को कम कर दिया। व्हेन यू डिक्रीज द डिनोमिनेटर द आंसर गेट इंक्रीज्ड। आपको जो आया 33 आया आंसर, वो थोड़ा बढ़ के आया आंसर, तो उसको वापस थोड़ा कम करो, 28 कर दो, अराउंड 28 29। अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ, 157 माइनस 28 होगा, ठीक है। तो नियर अराउंड 130 के अराउंड आएगा आपका ये एक्सेल माइनस एक्सी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कर लेंगे इजीली। इम्पिडेंस फाइंड करो बाय यूजिंग दिस रूट ऑफ, ये होता है ना 50 स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर, ऐसा। कैलकुलेशन इज वेरी लेंदी, कैलकुलेशन काफी लेंदी है इस प्रॉब्लम की, ठीक है। और बाद में आरएमएस करंट कैसे मिलेगा बताओ, खाली फाइनली फॉर्मूला बताओ, आईआरएमएस कैसे मिलेगा? ERMS by E Z. E upon Z. और Z ईआरएमएस आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो कितना ईआरएमएस 110 वोल्ट, 100. 110 Yes. करके Yes. आ जाएगा। कैलकुलेशन खाली कर लेना, मतलब एक आइडिया देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं सिंपल, ठीक है। अब मेरी सजेशन ये रहेगी, अब टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो अगले लेक्चर तक, इफ टाइम परमिट्स। और डाउट्स है तो पूछो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि सर ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन में डाउट है, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के तो फिनिश करो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हियर वी फिनिश योर टॉपिक ऑफ एसी सर्किट्स, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार फिर पढ़ के देखो आगे जस्ट, ठीक है। चलो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन, ठीक है। कुछ डाउट है क्या किसी को, बोलो। नथिंग क्लियर? yes sir Okay, so Yes. we'll meet. Okay, so we'll stop here. We'll meet in the next class. Okay. हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर कुछ क्वेश्चन है तो मतलब ऐसा ई लीड वो करंट वाला या वोल्टेज से रिलेटेड, तो उसमें फेजर डायग्राम बनाना रिक्वायर्ड है क्या, मतलब क्वेश्चन में, मतलब आंसर में अगर हमारे तुम सॉल्यूशन में? देखो अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, मतलब नहीं हो रहा है, तो फेजर डायग्राम बनाओ ना। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है डायरेक्ट कौन सी लगानी है, हो रहा है सॉल्व, तो क्यों बनाओगे फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम ऑप्शनल होता है, मतलब वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हो, एग्जाम में थोड़ी बनाना है। हाँ, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल नहीं बनाना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो बनाओ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑसिलेशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वहां पे बनाने होते हैं कुछ टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर फेजर डायग्राम नहीं बनाना है, नहीं है। थियरी में जो है बस एक या दो डेरिवेशन में आपको एलसीआर की जो डेरिवेशन है उसमें फेजर डायग्राम बनाना है, डेरिवेशन में। थियरी में है, न्यूमेरिकल में मत बनाओ, चलेगा। सर वो टेक्स्ट बुक में वो LC ऑसिलेशंस करके भी दिए हैं। वो मैंने सोचा है आगे के टॉपिक में कवर करा दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में। मैंने देखा आज मैंने वो भी, ठीक है। क्या करें अभी, अपने सर ने बोला कि चैप्टर फिनिश करना है जल्दी से क्योंकि एग्जाम आ रहा है। मैं आपको बाद में करा दूंगा, डोंट वरी। यस सर। एग्जाम आपका हो जाए खाली, बाद में करते हैं फिर। मैं अपनी तरफ से सर को बता देता हूँ कि छोटा टॉपिक बाकी है, देखते हैं सर टाइम देंगे तो मैं करा दूंगा फिर वो, ठीक है। ओके, so we'll meet in the next class then students, okay।